नमस्ते सर, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे न्यूज़ 360 में। बहुत बहुत नमस्ते आपका भी। आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए और साथ ही साथ ये बताइए कि आप भारतीय रेलवे में किस पद पर कार्यरत हैं। देखिए, मेरा नाम अजय कुमार है हम्म, और मैं भारतीय रेलवे में सहायक लोको चालक के पद पर कार्यरत हूँ वर्तमान में। शुरू से बताइए कि सहायक लोको पद पर अप्लाई करने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए एक विद्यार्थी के पास। देखिए, मुख्य रूप से एक विद्यार्थी के पास 10वीं प्लस ITI जरूर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर वह डिप्लोमा होल्डर है या बीटेक है तो वह भी योग्य है इस पद के लिए। आपने भारतीय रेलवे को एज ए असिस्टेंट लोको पायलट किस वर्ष में ज्वाइन किया था। देखिए, वैसे तो मेरा ये बहाली सन 2018 का है, किंतु कुछ कारणों से रेलवे ने इसे मुझे 2019 में ज्वाइन करवाया था, मई जून के महीना में। ALP बनने के लिए तैयारी की शुरुआत कैसे करें। देखिए, तैयारी का शुरुआत करने का सबसे आसान सबसे सरल तरीका ये है कि आप साइंस, विज्ञान और गणित पे पकड़ बनाएं, क्योंकि मुख्य रूप से यह एक तकनीकी जॉब है और जब आप इसके एग्जाम में बैठते हैं और जो लास्ट के कुछ सालों से चलन में आया है कि यहाँ गणित और विज्ञान के अधिकतम प्रश्न पूछे जाते हैं जो क्लास 9 से 12 स्टैंडर्ड के बीच का होता है। तो आप सबसे पहले क्लास 9 से 12 के बीच में गणित और भौतिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ ही साथ कुछ बायोलॉजी, इस पे अगर अपना पकड़ मजबूत करते हैं, साथ ही साथ करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स तत्कालीन उस समय के, तो निश्चित रूप से आप रन में हैं। असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जामिनेशन के लिए जी, कौन कौन सी किताबें महत्वपूर्ण हैं और इससे पहले आप हमको ये बता दीजिए यह कितने चरण का एग्जाम होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुल देखा जाए तो यह 4 चरण का है। कौन कौन सा है? प्रथम चरण जिसको हम लोग प्रीलिम टेस्ट कहते हैं, जिसमें आपको 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें गणित, विज्ञान, कंटेम्पोररी करंट अफेयर्स, तत्कालीन करंट अफेयर्स, साथ ही साथ कंप्यूटर से कुछ नॉलेज एवं रीजनिंग। तदुपरांत मेंस का एग्जाम होता है, जिसमें पुनः पेपर 1 100 मार्क्स के होते हैं, जो गणित, विज्ञान, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर्स एवं रीजनिंग के होते हैं। और इसके पेपर 2 जो ट्रेड पेपर होता है, आपने किस ट्रेड में ITI अथवा डिप्लोमा या बीटेक किया, मतलब कि यह तकनीकी पेपर होता है। ये तकनीकी पेपर होता है और इसमें मात्र 60 क्वेश्चंस होते हैं। तत्पश्चात आप पुनः टायर 3 CB80 जिसे कहा जाता है रेलवे की भाषा में, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो साइको टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। हाँ, ये भी ऑनलाइन होता है। तो इस तरह से देखें कि आपने 4 पेपर का एग्जाम पास करते हैं, तो यह हम कह सकते हैं कि ये 3 टियर अथवा 4 पेपर वाला एक एग्जाम होता है जिसे क्वालिफाई करना होता है। ALP की तैयारी के लिए क्या कोचिंग अनिवार्य है या फिर नहीं? देखिए, ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं कि कोचिंग अनिवार्य है, किंतु कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेज हैं जहां आप कोचिंग से सहायता ले सकते हैं। अगर मैं खुद की बात करूं तो मैंने इसके टोटल 4 स्टेज में, और मैंने किसी भी स्टेज में कोचिंग लेने का जरूरत नहीं समझा और मैंने घर से खुद तैयारी किया है। सर, क्या क्या किताबें आपने पढ़ी थी? देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं, पेपर फर्स्ट दिया था, उसके लिए मैंने चूंकि पटना से तैयारी किया था, तो वहां का फेमस कुछ पुस्तकें हैं, खास करके मैं प्लेटफॉर्म के कुछ पुस्तकों का जरूर फॉलो किया था। साथ ही साथ चूंकि ये ऑनलाइन टेस्ट था और आप ऑफलाइन एग्जाम के साथ साथ आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करना है, तमाम कोचिंगें निकालती हैं प्रैक्टिस सेट, क्योंकि आपको फाइनली ऑनलाइन मोड में एग्जाम देना है, तो मैंने टेक्स्ट बुक से भी प्रैक्टिस किया था। और मेरा NCERT, खास करके जो आधार होता है, NCERT पे पकड़ अच्छी थी मेरी, और साथ ही साथ मैंने प्लेटफॉर्म से ऑफलाइन टेस्ट लिया और टेक्स्ट बुक से ऑनलाइन। सर, वो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जो करंट अफेयर है और जनरल स्टडीज है, ये सभी पेपर्स आपने
प्लेटफॉर्म के यूज किए हैं किताबें। हाँ, क्वेश्चंस खास करके आप कह सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन बैंक के तौर पे हाँ। प्लेटफॉर्म का बुक लिया, हाँ। जिसमें मुझे एक साथ मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जीके, कंप्यूटर इत्यादि सभी प्रश्नों का संग्रह मिल गया, और मैं डेली एटलीस्ट एक सेट जरूर लगाता था। तो आप कोई विशेष किताब, मौलिक किताब नहीं पढ़े हैं? नहीं, विशेष किताबों के उलझन में भी नहीं जाना है। आप सिलेक्ट कीजिए, मार्केट जाइए, 2, 3, 4, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप प्लेटफॉर्म या टेक्स्ट बुक से ही लीजिए, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। आप सर एक एक करके बता देंगे क्या किताबें इस समय अच्छी रहेंगी हमारे दर्शकों के लिए, कि वो मैथमेटिक्स और जनरल स्टडीज या फिर रीजनिंग या फिर करंट अफेयर के लिए कौन सी किताब के लिए अप्रोच करें हो? देखिए, वैसे तो किताब तो सभी अच्छे हैं, किंतु एक ऐसा किताब जहां टू द पॉइंट आपको प्रश्न मिले कि आप एग्जाम क्रैक करना है, तो उसके लिए मैं आप के व्यूअर्स को रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप करंट अफेयर्स के लिए एसपीडी का आता है 6 महीना का अर्धवार्षिकांक, आप उसे, एवं साथ ही साथ एडुटेरिया, प्रवीण सर का एडुटेरिया पब्लिकेशन का भी अर्धवार्षिकांक आता है। इस दोनों में से कोई भी एक पुस्तक ले सकते हैं जो आपके करंट अफेयर्स के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करता है। ओके, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग अलग अलग करना चाहते हैं तो आप इसके लिए प्लेटफॉर्म का बुक ले सकते हैं, दोनों के लिए। हाँ, दोनों के लिए साथ में भी आता है और अलग अलग भी प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन। प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन नवीन सर का है, पटना खजांची रोड से पब्लिश होता है। मेरे हिसाब से एक रेलवे के लिए खास करके बेहतरीन बुकों में से एक है। ओके, 3 हो गए सर। और जनरल स्टडीज के लिए क्या लेगा? जो देखिए, जनरल स्टडीज के लिए क्या है, अगर आप एनसीईआरटी का बुक रखते हैं तो ये अच्छा है, किंतु प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप सभी एनसीईआरटी को, बहुत वास्ट हो जाएगा। हाँ, बहुत ये लेंदी भी हो जाता है। अतएव मैं आपसे यही कहूंगा आपके व्यूअर से कि वो लुसेंट का बुक रखें, लुसेंट इनफ है। 3 टायर और 4 एग्जामिनेशन पास कर लिया, उसके बाद आगे क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया? देखिए, उसके बाद आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के माध्यम से रेलवे सूचित करेगा। तब आपको 2 प्रोसेस से गुजरना होगा। फर्स्ट डे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस दिन आपको 10th, 12th और आपका जो टेक्निकल संबंधित डॉक्यूमेंट सभी लाना पड़ेगा, ठीक है, वो लाना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक होने के बाद आपको वहां से रेफर किया जाएगा रेलवे हॉस्पिटल में, जहां आपको A1 मेडिकल से गुजरना पड़ेगा। मैं बेसिकली बता दूं, A1 मेडिकल में आपका आंख 6x6 होना चाहिए। 6x6 का मतलब होता है कि आप लीजिएगा 6 सेंटीमीटर के किसी भी वस्तु को आप 6 मीटर की दूरी से देखने का काबिलियत रखते हैं। साथ ही साथ आप में कोई कलर ब्लाइंडनेस न हो। आंखों का जांच मुख जांच होता है, क्योंकि हम लोग सेफ्टी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके पश्चात आपके बॉडी का कोई डिजीज ना हो, कोई आप परमानेंट डिजीज से पीड़ित तो नहीं है, इसीलिए आपके कानों का जांच, आपका फेफड़ा का, आपका ईसीजी लिया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन पास करने के बाद फिर भारतीय रेलवे ने क्या प्रोसीजर फॉलो किया? इसके बाद आपका फाइनल ज्वाइनिंग होता है। आप मेडिकल जब फाइनली पास कर जाते हैं, इस समय फिर से एक बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता ही है। आपके क्वालिफिकेशन क्या है, उन सभी का मार्कशीट एवं अदर सभी प्रोविजनल सर्टिफिकेट का। साथ ही साथ रेलवे के द्वारा कुछ आपका बॉन्ड भी डालना पड़ता है, जिसे इंडेमनिटी बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, ठीक है जो सर। आपका जो रजिस्टर्ड डाक अथवा ईमेल आईडी पे वो उसका हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी आएगा, जिसमें आपको इंडेमनिटी बॉन्ड, साथ ही साथ आपको उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सभी आपको जितने भी डॉक्यूमेंट उसने निश्चित किया है उसको बनवा कर लाना है और सबमिट करना है। उसे सबमिट करना है, ये आपका रह जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको वहां से अलॉट किया जाता है ट्रेनिंग सेंटर, कि आप कौन से ट्रेनिंग सेंटर पे जाएंगे और ट्रेनिंग करेंगे। तो वहां से आप लोगों को, अगर ट्रेनिंग सेंटर दूर है तो आपको फर्स्ट डे आपको पास मिलेगा जाने के लिए। रेलवे पास। रेलवे पास आप फर्स्ट टाइम पास देखेंगे कि रेलवे के पास से हम लोग कैसे ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचते हैं। कभी कभी ट्रेनिंग सेंटर 1600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर या किसी दूसरे रेलवे जोन में भी होता है।
तो इस परिस्थिति में आपको पास दिया जाएगा। आप ट्रेनिंग सेंटर पे जाके वहां पे प्रेजेंस होंगे और वहां पे इंस्ट्रक्टर, फिर आप उसके अंदर ट्रेनिंग सेंटर पे पहुंचेंगे तो वहां जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट होते हैं, वार्डन, साथ ही साथ इंस्ट्रक्टर सभी होते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बेड अलॉट किया जाता है। हॉस्टल बेड, हॉस्टल हो सकता है उसमें 2 3 4 कैंडिडेट हो, ऐसा हॉस्टल अलॉट किया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट डे से आपको 2 या 3 दिन जो होता है, आप एक सेमिनार टाइप होता है जिससे आप रेलवे और रेलवे के सिस्टम से फैमिलियर हो सके। वो किसी बड़ा सा हॉल में, जिसमें हमारे रेलवे के सभी ऑफिसर्स आते हैं, आपको एड्रेस करता है और आपको रेलवे सिस्टम से फैमिलियर कराता है। ये एक इंट्रोडक्शन होता है एक तरह से। बिल्कुल, एक तरह से आपका रेलवे के साथ, रेलवे का आपके साथ इंट्रोडक्शन होता है। ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या क्या सुविधाएं और असुविधाएं वहां पे देखनी पड़ती हैं? ट्रेनिंग बेसिकली एक फिर से आपका 6 महीना के लिए स्कूल लाइफ की तरह होता है, क्योंकि ट्रेनिंग 6 महीना का होता है, मोटा मोटी तौर पे कह सकते हैं, जिसमें आपको सुबह 8 या 9 बजे अपना क्लास में जाना होगा और 4 बजे तक छुट्टी होगा। इस ट्रेनिंग में आपको टेक्निकल कुछ लोकोमोटिव से रिलेटेड, लोकोमोटिव और कोचेज, वैगन से रिलेटेड, साथ ही साथ कुछ जनरल रूल होते हैं जिस रूल के अकॉर्डिंग हमारा रेलवे सिस्टम ऑपरेट होता है। एवं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिसमें आपको अलग अलग साइट पे, यार्ड पे ले जाया जाता है आपके इंस्ट्रक्टर के द्वारा। यह एक टाइट और बिजी शेड्यूल होता है, साथ ही साथ आपको रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलना होता है। एवं समय मिलने पे या वीकेंड पे आपको स्पोर्ट में भी भाग लेने का मौका मिलता है। आप कई तरह का प्रतियोगिता में भी ट्रेनिंग के दौरान भाग ले सकते हैं, जिससे आप मेंटली उतना बर्डन महसूस नहीं करें। और आपको फूड के लिए जो है सो मेस अवेलेबल होता है। यह ट्रेनिंग के दौरान 6 महीना के अंदर आपको एक परफेक्ट असिस्टेंट लोको पायलट बना दिया जाता है और साथ ही साथ आपको कुछ गुजारा भत्ता भी ट्रेनिंग के दौरान मिलता है। ट्रेनिंग पास करने के बाद फिर आगे का क्या प्रोसीजर है? सफलतापूर्वक ट्रेनिंग पास करने के बाद आपको गुड्स लॉबी में, जिस डिवीजन में आप पदस्थापित होने वाले हैं, उसके गुड्स लॉबी में आपको भेज दिया जाएगा, जहां से आप एज ए असिस्टेंट लोको पायलट गुड्स अपना आगे का जिंदगी, गुड्स यानी कि मालगाड़ी को आप मालगाड़ी में काम करेंगे शुरू? मालगाड़ी, इसी को हम लोग गुड्स कहते हैं। वहां से आप आगे का अपना जिंदगी स्टार्ट करेंगे। एज असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे में ज्वाइन करने के बाद इसमें पदोन्नति की क्या क्या संभावनाएं हैं? देखिए, आप जब एज असिस्टेंट लोको पायलट ज्वाइन करते हैं तो 2 साल के सफलतापूर्वक अपना सेवा कंप्लीट पूर्ण करने के बाद आपका पहला प्रमोशन आता है एज अ वरिष्ठ सहायक लोको पायलट, सीनियर एएलपी। पुनः 2 साल बाद, और या फिर आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी एक वैकेंसी भी निर्धारित की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे प्रमोशन में इसे ख्याल रखा जाता है। हमारे संविधान के अनुसार आपको एलपी सेंटर दिया जाता है पद। ठीक है। फिर आप एलपी सेंटर से पदोन्नति पाकर एलपी गुड्स बनते हैं। ठीक। पुनः एलपी गुड्स से पदोन्नति पाकर आप एलपी पैसेंजर बनते हैं। ओके। और सबसे आखिरी में आप एलपी मेल बार एक्सप्रेस बनते हैं। लेकिन यही नहीं, यहां तक आप ग्रुप सी में ही बिलोंग कर रहे हैं, एलपी मेल बार एक्सप्रेस। आपके पास ग्रुप बी, क्लास बी ऑफिसर बनने का भी मौका होता है, जो कुछ दिन पहले कैडर बेस्ड कर दिया गया है। एलपी मेल के बाद आप 4600 ग्रेड पे में जाएंगे, लोको इंस्पेक्टर आपका रैंक मिलेगा, जो आप ग्रुप बी ऑफिसर कहलाएंगे। तो ये एक असिस्टेंट लोको पायलट का जिंदगी होता है, जो वो एलआई लोको इंस्पेक्टर तक जाता है। ठीक है सर, क्या लोको इंस्पेक्टर के इतर कोई और भी विभाग में वो अपनी सेवा दे सकता है? जी, कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम वगैरह देकर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर आप अदर विभाग में भी इच्छुक हैं और आपके पास योग्यता, डिग्री है, तो आप अदर डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। जैसे कि आप ग्रेजुएट हैं तो आप, लेकिन इसका एक मापदंड है कि आप जिस ग्रेड पे कार्यरत हैं उससे ऊपर के ग्रेड पे के लिए ही आप डिपार्टमेंट एग्जाम
अंतर विभागीय एग्जाम के माध्यम से आप जा सकते हैं। आप जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, स्टेशन मास्टर, ऐसे बहुत सारे पद हैं जो जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से लिया जाता है। लोगों में एक भ्रम देखा जाता है जी कि अभी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको पेंशन दिया जाएगा अथवा नहीं दिया जाएगा, इसको लेकर एक भ्रम है। देखिए, इस भ्रम को मैं दूर कर दूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पेंशन नहीं दिया जाता है। ऐसा कुछ बात नहीं है, तरीका बदल गया है। 2003 तक जो था वो ओल्ड पेंशन स्कीम था, जिसके तहत रिटायरमेंट के बाद आपका जो बेसिक सैलरी होता था वो 50% और उस 50% पे आपको डीए लाइफ टाइम दिया जाता था। ठीक है। लेकिन सन 2004 से उस पेंशन स्कीम को बंद करके न्यू पेंशन स्कीम लाया। वो क्या पेंशन स्कीम वास्तव में क्या है? सन 2004 से जो भी व्यक्ति केंद्र अथवा राज्य सरकार में कार्यरत है वो न्यू पेंशन स्कीम के दायरा में आते हैं। इसमें जो पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड, और साथ ही साथ उसका 1.5 टाइम्स सरकार आपको कंट्रीब्यूट करती है। अगर मान लीजिए कि आप का 1 रुपया प्रोविडेंट फंड में कटता है या 100 रुपया मान लीजिए, तो 150 रुपया गवर्नमेंट भी दे रही है। ठीक है। यहाँ पे आपको तो फायदा हो रहा है, जो कि न्यू पेंशन स्कीम में तो नहीं था। वो तो जो आपका पीएफ कट रहा था वही था। तो आपका 100 रुपया और गवर्नमेंट का 1.5 यानी 150 रुपया कट रहे हैं, टोटल 250 हो गया। ये आपके पूरे सर्विस के दौरान कटते रहेंगे, और जिस दिन आपका सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट तारीख होगा उस दिन तक टोटल कितना सम एक्यूमुलेट हो गया है, टोटल आपका मूलधन कितना हो गया है, उसमें से आप 60% विड्रॉ कर सकते हैं मैक्सिमम। सभी विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट आपको 40% उसमें छोड़ना है, तो पेंशन मिलेगा। हाँ, तरीका बदल गया है न्यू पेंशन स्कीम में। सर, आफ्टर रिटायरमेंट एक लोको पायलट की लाइफ कैसी होती है, क्या आप इसको इमेजिन करेंगे? बिल्कुल। देखिए, आफ्टर रिटायरमेंट, अगर वैसे तो मुझे बहुत कम अनुभव है रेलवे में, फिर भी अगर जो छोटा सा अनुभव उसके माध्यम से मैं आपको बताऊं, तो चूंकि एक लोको पायलट जो होता है उसका सबसे बड़ा खासियत होता है कि वो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। तो उसके बाकी लाइफ में भी वो अपने, वो कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जरूर हो सकती है, क्योंकि अनटाइमली सोना, अनटाइमली खाना, किंतु उसका लाइफ, उसका दिनचर्या एक रूल एंड रेगुलेशन से डिसिप्लिन्ड लाइफ हो जाती है। डिसिप्लिन्ड लाइफ होता है, लाइक एन इंडियन आर्मी। तो वो आगे का लाइफ भी उसी डिसिप्लिन वे में जीता है, और निश्चित रूप से वह कोई न कोई अदर उद्यम जरूर करता है जिससे उसमें इन्वॉल्व रहे। हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद सर। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।